माता पिता और उनके बच्चे जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए खबर बहुत अहम है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आप देख रहे हैं किड्डोक्रेसी। और आज हम बात करेंगे एम्स के एक ऐसे शोध की जो अब तक देश में सबसे लंबा चलने वाला शोध है। जी हाँ, डायबिटीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या और सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी। अब एम्स ने शोध के जरिए ये साबित किया है कि अगर उनके रोड मैप को अपनाया जाए, उनके तरीकों को अपनाया जाए जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो 32% तक जो डायबिटीज के बाद किडनी पे समस्या होती है, रेटिना को लेकर समस्या होती है और भी दूसरी समस्याएं होती है, उसमें गिरावट देखी गई है। और ये जो तरीका है अब आने वाले वक्त में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मुमकिन है कि इसी रोड मैप को, इसी तरीके को अपनाया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू हम लेकर आ रहे हैं उस इंटरव्यू को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जिनकी ये बात है, एम्स अपने आप में अगर किसी बीमारी का कहीं इलाज आपको दिखता है तो एम्स का नाम जरूर जहन में आता है। और एम्स के इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर निखिल टंडन से मेरी ये बातचीत है। बहुत अच्छी बातचीत है, जानकारी भरी बातचीत है। तो ये पूरी बातचीत सुनिएगा जरूर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, संभलने को मिलेगा और हो सकता है कि बीमारी से आपको उबरने में ये बातचीत मददगार साबित हो। तो देखिए मेरी ये रिपोर्ट। सर, ये शोध अपने आप में अब तक सबसे लंबा शोध भारत का। ये शोध डायबिटीज़ इंटरवेंशन स्टडी के रूप में, हाँ, ये लगातार ये शुरू हुआ था 2010-11 में। जब तक जो हम आज आपको रिजल्ट शेयर कर रहे हैं वो करीबन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश करीब 10 साल की कहानी थी, लेकिन 6.5 साल उसके अंदर एवरेज ड्यूरेशन था किसी मरीज़ का उसमें पार्ट लेने का, जो बहुत ही लंबा। आमतौर पे जो दवाइयों की स्टडीज़ होती हैं वो 26 हफ्ते, 52 हफ्ते, मतलब साल भर की होती है। 6.5 साल की स्टडी है, तो सबसे लंबी स्टडी है। हाँ, हमने करी, मतलब इसलिए नहीं करी थी कि हम दिखाना चाह रहे थे सबसे लंबी, लेकिन हम जो दिखाना चाह रहे थे उसके लिए आवश्यकता था कि हम लंबी स्टडी करें। इसमें क्या सॉल्यूशन निकल के आया? ऐसे डायबिटीज़ बड़ी समस्या के तौर पे है, मतलब हम ये भी कहते हैं कि भारत में बहुत बड़ी आबादी है। देखिए, सोल्यूशन सबसे पहले तो ना हमें मान के चलना पड़ेगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो इसके कई सारे सोल्यूशंस हैं। ये उन सोल्यूशंस की श्रृंखला में एक और सोल्यूशन है, लेकिन इसमें हमने जो दिखाया है वो स्केलेबल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई नई दवाई का प्रयोग नहीं है, कोई नए गैजेटरी का प्रयोग नहीं है। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जिससे प्रोसेस ऑफ केयर में सुधार, मतलब में इम्प्रूवमेंट हो। और इस कॉन्सेप्ट में था, इसके दो हिस्से थे। कि एक हम केयर कोऑर्डिनेटर नामक इंसान की एक पोस्ट क्रिएट हो। वो पोस्ट क्रिएट मेरे ख्याल में ठीक शब्द भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली इस प्रकार के लोग हर क्लिनिक में होते हैं। उनको एक नया रूप देके उनसे वो कार्रवाई कराई जाए जो आमतौर को डॉक्टर को करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी कर सकता है। ब्लड प्रेशर लेना, बात करना, रिपोर्टें लिखना, कंप्यूटर के अंदर कार्रवाई करना, ताकि जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाए वो सब इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से मिले रहे, और डॉक्टर जो भी अपना समय व्यतीत करे मरीज़ के साथ वो डॉक्टरी वाले काम पे करे। सो वी आर मैक्सिमली, जिसे कह रहे हैं, वी आर ऑप्टिमाइजिंग टाइम स्पेंड ऑफ द डॉक्टर। सो एक तो वो कंपोनेंट हो गया। दूसरा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट था। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आजकल तो उनकी संख्या बढ़ रही, कई अस्पतालों में होते हैं, लेकिन हमने ये काम 2010-11 में शुरू किया था, तब तक नहीं के बराबर था इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जिसमें डेटा कैप्चर हो रहा है, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर मुझे मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, मतलब मेरे 3 दिन की बीमारी है, 7 दिन की बीमारी है, 10 दिन की बीमारी है, और वो ख़त्म हो गई, मैं ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया चलता है। मुझे डायबिटीज़ हो गई तो मेरे अगले 40 साल तो उस बीमारी में चले गए। तो हमारे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सीक्वेंशियल चाहिए। और तीसरी चीज़ जो उसमें हमने डाली थी वो एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। वो हमने एल्गोरिदम्स बनाए एक ऐप के रूप में, कि वो जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में कैप्चर हो रही थी, पेशेंट की उम्र क्या है, कितने सालों से बीमार हैं, क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, आज की रिपोर्ट क्या है, इत्यादि इत्यादि, और उनके और प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको लेकर उसका विश्लेषण करके ये सॉफ्टवेयर डॉक्टर को सुझाव देता है कि उनके इलाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि नहीं है, अगर है तो क्या है। तो ये बेसिकली हमारा एक ये, और इस
प्रोसेस ऑफ केयर से हमने दिखाया है कि बहुत लाभ हुआ। ये संभावना कि इन मरीजों के शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो, उस संभावना मतलब 200% 250% बढ़ गई। और अब जो हमने आज जिस बारे में हमने बात करा कि ये पहले हमने विश्लेषण 2.5 साल के बाद किया था स्टडी के कि ये इसका प्रभाव चलता ही रहा है, 6.5 साल तक भी हमने इसका प्रभाव देखा है। और इसके कारणवश होते हुए जो जटिलताएं होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में, कॉम्प्लिकेशन होते हैं रेटिनोपैथी के, किडनी के, नर्व्स के, उसकी संभावना में 30% कमी हुई है। तो मतलब वो हुए नहीं, जो फर्स्ट टाइम अगर किसी को नहीं था तो उनमें 30% लाइकलीहुड है कि उनको अभी नहीं हुआ है, जो एक अपने में हेल्थ सिस्टम के लिए पेशेंट को तो फ़ायदा हुआ ही है, लेकिन हेल्थ सिस्टम को बड़ा फ़ायदा हुआ है कि इन सब जटिलताओं, क्योंकि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक बार हो जाते हैं, वो हमारे पास रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमने उसको प्रिवेंट करा, तो वो अपने में एक मेजर इम्पैक्ट है स्टडी का। तो ये जो मेजर इम्पैक्ट है, तो क्या देश भर में तमाम जगहों पर क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में हम लोग कुछ सोच रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल सोच ज़रूरी है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये जिस पॉपुलेशन में क्या था, हमने कई और प्राइमरी सेकेंडरी केयर लेवल इंस्टीट्यूशन में, कई स्टेट्स में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में करके दिखाया है, और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसका इम्प्लीमेंट किया है। अब कार्रवाई यही है कि जिस जिस स्टेट्स को इसमें रुचि है वो इसको अपनाएं, तो हम उनको तकनीकी सहयोग देंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने जो उनका अपना नेशनल प्रोग्राम है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का NPNCD में, उसके तहत उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस में ये उन्होंने डाल दिया है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, और जो भी स्टेट चाहेगा इसको अपनाने के लिए उसको वो ना केवल सहयोग मिलेगा, उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। तो ये कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मोटे तौर पे जो लोग शुगर के पेशेंट हैं सर, उनको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे आपकी तरफ से सुझाव के तौर पर? वो तो जो बुनियादी तौर पे उनको सबसे पहले याद रखना है कि ये एक अब जीवन भर की बीमारी है, तो उसको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना आवश्यक है, चाहे वो खान पान में हो, आहार किस प्रकार का ले रहे हो, कितनी मात्रा में ले रहे हो, किस तरह बांट के ले रहे हो, किस समय ले रहे हो, व्यायाम के रूप में नियमित रूप से क्या करना है, उम्र को देखकर, परिस्थिति को देखकर। ये दो आप मान के चलिए, अगर ये हमने शुगर के इलाज की इमारत बनाई तो ये हमारी नींव है, तो डॉक्टर से संपर्क, ये हमारी नींव है जी। अपनी जीवन। डॉक्टर ना आपकी तरफ से अपना खाना कंट्रोल करेगा, ना आपकी तरफ से वो दौड़ेगा जी। नींव मरीज की है जीवन शैली, आहार और व्यायाम। उसके ऊपर डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टरी सलाह तो देगा, दवाइयाँ लिखेगा, क्या टेस्ट कराने हैं नियमित रूप से, और उन टेस्ट में आंकड़े कैसे रखने चाहिए। जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते हैं। तो लक्ष्य होना पड़ेगा कि आपका, मेरा ब्लड प्रेशर इससे कम होना चाहिए, मेरी शुगर इससे कम होनी चाहिए, मेरा कोलेस्ट्रॉल इससे कम होना चाहिए। एक पर्चे पे लिख के अपने घर में किसी कागज़ पे उसको लगा के रखना चाहिए कि वो रोज़ दिखे कि ये मेरा लक्ष्य है। और जब तक ये लक्ष्य हमारे सामने रहेगा, अगर लक्ष्य ही नहीं है कोई सामने तो क्यों कोई प्रयास करेगा, वो ज़रूरी है। और ये फिर ये निरंतर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन रेस है। एक आखिरी सवाल सर, बच्चों में कितनी उम्र से आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ की समस्या हो रही है, और उनके पेरेंट्स को क्या सुझाव? एक दो किस्म की डायबिटीज़ होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो अधिकतर बच्चों में ही होती है। वो आप मान के चलिए इम्यून सिस्टम की एक किस्म की प्रॉब्लम है, जो इम्यून सिस्टम उनके पैनक्रियाज में उन कोशिकाओं को जो इंसुलिन बनाती हैं उनको ख़त्म कर देता है। उनको सडनली लगता है ये ठीक चीज़ नहीं है। उसके लिए अभी भी जीवन शैली के ज़रिए प्रिवेंट करने का कोई हमारे पास अभी उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी, जो एक ज़माने में चौथे दशक 5वें दशक में होती थी, अनफॉर्चुनेटली वो धीरे धीरे करके कम उम्र में आने लग गई है। मतलब दूसरे दशक के एंड में और तीसरे दशक में तो बिल्कुल ही आने लग गई है। तो इसलिए हमें जो भी हमें जीवन शैली में, जैसे हम गुड प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो डाइट प्रैक्टिस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस हैं, वो बचपन से ही हमें करने पड़ेंगे। देखो 40 साल की उम्र में आके अगर आपका एक जीवन का एक रवैया हो गया, उसको परिवर्तित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही मतलब हमें डे 1 से ही, और जिस परिवार में अगर किसी को शुगर है
जैसे मदर फादर, कई परिवार ऐसे हैं हमारे यहाँ जो दोनों पेरेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, चाहे उनको 50 साल की उम्र में हुई हो, लेकिन इसका मतलब है कि उनके परिवार में अगली पीढ़ी में शुगर होने की संभावना तो बहुत हाई हो जाती है। तो उनको ना केवल अपने जीवन शैली में परिवर्तन रखना है, बट वो अगली पीढ़ी को भी शुरुआती तौर से उनको उस पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।